नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को टिक कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे पीपीएससी का वो पेपर जो कि हुआ था 18 दिसंबर को। जी हाँ, बिल्कुल, पीपीएससी ने 18 दिसंबर को भी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का कंबाइंड पेपर लिया था। तो जिन सबको डाउनलोड करना है पेपर वो पीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाके यहां से नीचे आकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर फॉर ऑल सेट्स। आंसर्स कई जगह पर रॉन्ग भी है, ठीक भी है, वो हम अभी देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा पेपर जो है वो डिटेल में करवाने जा रहा हूं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का कंबाइंड पेपर था तो इसके अंदर जो टेक्निकल पोर्शन था 100 नंबर का, 120 मार्क्स का पेपर था। 100 नंबर का जो टेक्निकल पोर्शन था उसके अंदर मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के कंबाइंड क्वेश्चन थे। तो हम सिर्फ आज इलेक्ट्रिकल का पार्ट कवर करेंगे, मैकेनिकल का पार्ट नहीं कवर करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन एलवीडीटी देयर आर टू सेकेंडरी कॉइल्स व्हिच आर कनेक्टेड फॉर अ सिंगल आउटपुट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉइल्स के बारे में पूछ रहा है कि सेकेंडरी कॉइल्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहां पर सभी ऑप्शन मेंशन है। तो सबसे पहले इस मैं आपको एलवीडीटी की नॉलेज दे देता हूं। एलवीडीटी होता क्या है? एलवीडीटी इज अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। क्लियर, मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा। और ये कोर की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये कोर एक मूविंग पार्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि ये कोर किस मटेरियल का बना होता है तो मैं आपको बता दूं ये कोर होता है निकल आयरन का। ठीक है, जिसको हम सॉफ्ट आयरन भी बोल देते हैं। तो ये निकल आयरन का कोर होता है और ये कोर मूविंग होता है, इसी की डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है एलवीडीटी। क्लियर। अब देखो, एलवीडीटी में दो वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी को भी दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, S1 एंड S2। प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं 3 वोल्ट से लेकर आप 24 वोल्ट तक इसको सप्लाई दे सकते हो। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी की इनपुट फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो है 50 Hz से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज है। क्लियर, समझ आ गई। और ये जो कोर है ये मूविंग है, अप एंड डाउन मूव करेगा। अब इधर डेफिनेशन पर आते हैं। एलवीडीटी इज अ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। लीनियर मतलब क्या है कि ये जो कोर है ना, कोर लीनियरली मूव करेगा। लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में, या तो अप या तो डाउन, रोटेट नहीं करेगा। इसलिए इसका नाम है, एलवीडीटी को जो नाम रखा गया है वो देखो, कोर लीनियरली मूव कर रहा है अप या फिर डाउन, तो लीनियरली इसी को देख के रखा गया है। वेरिएबल का मतलब क्या है? जब ये कोर अप एंड डाउन मूव करेगा तो ये एक वेरिएबल फ्लक्स बनाएगा। कैसे वेरिएबल फ्लक्स बनाएगा? देखो, हम जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देंगे, एसी साइकिल है, एसी सप्लाई देंगे तो एक फ्लक्स बनेगी। ठीक है, अब वो फ्लक्स जाएगी इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी, वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी। क्लियर, और उसमें एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी। क्लियर, ये जो V1 एंड V2 है ये तभी आएगा जब प्राइमरी की फ्लक्स सेकेंडरी में जाके लिंक करेगी। क्लियर। अब जब ये कोर मूविंग होगा तो ये एक वेरिएबल फ्लक्स बनाएगा। क्लियर, जैसे ही कोर मूव करेगा तो ये एक वेरिएबल फ्लक्स बनाएगा जो कि लिंक कर रही होगी सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, इसलिए इसका नाम रखा गया वेरिएबल। डिफरेंशियल का मतलब क्या है? जो हमें ये आउटपुट पे वोल्टेज मिलती है ये V1 और V2 का डिफरेंस होता है। V1 और V2 का डिफरेंस होता है, मैं बताऊंगा V1 और V2 का डिफरेंस कैसे होगा, वो भी हम देखेंगे। क्लियर, और सेकेंडरी वाइंडिंग को किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो भी देखेंगे। तो डिफरेंशियल का मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो डिफरेंस ऑफ द टू वोल्टेजेस V1 और V2। क्लियर। अब ट्रांसफार्मर इसको क्यों बोला जाता है? ये एक्चुअल में ट्रांसफार्मर नहीं है, ये ट्रांसड्यूसर है। एक चीज को ध्यान में रखना है, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये ट्रांसड्यूसर ही होता है। ट्रांसफार्मर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ट्रांसफार्मर में देखते हैं जब हम प्राइमरी को सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी में फ्लक्स बनने से सेकेंडरी साइड पे जाके वो लिंक करती है फ्लक्स, और सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज को प्रोड्यूस करती है। क्लियर, सेम ही इसी के अंदर है। हम प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं, फ्लक्स बनती है, कोर के मूव होने से एक वेरिएबल फ्लक्स बनेगी जो कि सेकेंडरी साइड पे जाके लिंक करेगी और वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर, बट ये है ट्रांसड्यूसर ही, कभी भी ये ट्रांसफार्मर नहीं है। बट दिखता मतलब कुछ कुछ फंक्शन इसके ट्रांसफार्मर जैसे हैं, बट पूरा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं करता वोल्टेज। क्लियर। तो इसके आगे मैं आपको बता देता हूं कि जब ये जो भी इसकी पोजीशंस होगी वो कैसी, उस वे में हमें वोल्टेज कैसे मिलेगी। देखो, सबसे पहली जो पोजीशन है, मैंने आपको सब बताया कि कोर अप एंड डाउन मूव करेगा। तो अभी कोर मूव नहीं करा, स्टिल है, तो इसको हम बोलते हैं नल पोजीशन। क्लियर, इसको हम बोलते हैं नल पोजीशन। ठीक है, अब ये कोर अप मूव करा तो हम बोलेंगे इसको
अबव नल पोजीशन। क्लियर। अब ये कोड डाउनवर्ड मूव करा तो इसको बोलेंगे बिलो नल पोजीशन। क्लियर। तो ये 3 केस है, 3 केस के अंदर हमें वोल्टेज मिलेगी और हम सेकेंडरी वाइंडिंग को किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो भी मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये तीनों चीजें नोट कर लेना आप। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि V1 माइनस V2 क्यों आता है। जब हम प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं साइनोसॉइडल, जब हम प्राइमरी को सप्लाई दे रहे हैं साइनोसॉइडल, तो हमें आउटपुट पे भी जो वोल्टेज मिल रही है वो भी साइनोसॉइडल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम इनपुट में साइनोसॉइडल सप्लाई देंगे तो हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रही है वो भी साइनोसॉइडल होनी चाहिए, बिल्कुल। उसी के लिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हमें साइनोसॉइडल आउटपुट मिले। अब वो कैसे, देखो ये S1 को हमने कनेक्ट करा तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये V1 प्रोड्यूस हुआ। क्लियर। अब इसका जो हिस्सा है V1 नेगेटिव जो हिस्सा है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ, यहीं पर नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो गया। क्लियर। तो अगर मैं बोलूं ये जो V आउटपुट है उसका पॉजिटिव नेगेटिव इधर ले लेते हैं। क्लियर। तो जब हम इसके अंदर लूप घुमाएंगे, देखो लूप इस तरह से घुमाना है। ठीक है, लूप इस तरह से घुमाना है, कैसे, माइनस वी नॉट, उसके बाद आगे को गए तो हमें क्या दिखा, प्लस का V1 दिखा, बिल्कुल, क्योंकि V1 का पहले पॉजिटिव साइन दिखा। उसके बाद नीचे गए, ये देखो ये जैसे ही साइकिल, ये यहां से घूमकर हम यहां आए तो उसके बाद ये पॉइंट इसके साथ कनेक्ट करा माइनस के साथ, तो माइनस V2। उसके बाद ऊपर गए तो यहां पर फिर से हम लूप हमारा क्लोज हो गया। क्लियर। तो इजिकल टू इसको बोल देंगे 0। तो ये V0 जब उधर जाएगा तो V0 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2। समझ आ गई डिफरेंस ऑफ द टू वोल्टेज कैसे आया आउटपुट। अब हमने इसको कैसे सीरीज ऑपोजिट, देखो ये कनेक्ट तो सीरीज में है बट ऑपोजिशन कैसे है। अगर ये कुछ इस तरह से वाइंडिंग होती, ठीक है, और इसका हिस्सा इससे कनेक्ट होता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता और यहां से हम ऐसे करके आउटपुट पे लेते वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। तो ये हमारा बोलता सीरीज एडिशन, ये हमारा क्या कहलाता, सीरीज एडिशन। वो सीरीज ऑपोजिशन क्यों है, क्योंकि हमने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट किया है, इसलिए सीरीज ऑपोजिशन है। हम करते क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दें मेरे को, क्योंकि एलवीडीटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको आना चाहिए पूरा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट जो है वो V1 माइनस V2 हमने KVL लगा के निकाला है। अब ये करा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, इसकी तीनों केसेस देखते हैं। देखो हमने प्राइमरी पर जो फ्लक्स बनाई वो सेकेंडरी पे जाके लिंक करेगी। ठीक है, तो ये जो V1 था ये V2, तो V1 की वैल्यू है म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, दो जब इंडक्टेंस के बीच में, दो कॉइल्स के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगी, उसके कारण फ्लक्स ट्रांसफर होगी। ठीक है, MDI/dt। क्लियर। V2 सिमिलरली MDI, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, DI/dt। क्लियर हो गया। ये तो फॉर्मूले आपको पता होंगे। जब म्यूचुअली फ्लक्स इंड्यूस होती है सेकेंडरी साइड पे जाके, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। क्लियर। अब देखो इस पोजीशन में, केस 1 में जब नल पोजीशन पर था तो हमारा इक्वली प्रोड्यूस हो रहा था फ्लक्स, मतलब इक्वली सेकेंडरी साइड पर पहुंच रहा था, कोर में से होता हुआ जा रहा था। तो M1 इक्वल टू N2, M1 इज इक्वल टू M2, जिसके कारण V1 की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी V2 के बराबर। तो जो आउटपुट वोल्टेज आएगा V1 माइनस V2 0। तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिला, 0। एक चीज को ध्यान रखना, हमने इनपुट पे अगर साइनोसॉइडल दिया तो हमें आउटपुट पे भी साइनोसॉइडल सप्लाई मिलनी चाहिए, बस उसी को दिखाने जा रहा हूं मैं। अब कोर गया अपवर्ड। ठीक है, तो जो ये फ्लक्स है ये सेकेंडरी साइड में जब इंड्यूस हुई S1 में, तो ये कोर में से होती हुई पास हुई, मतलब जो यहां पर दोनों कोआइल्स के बीच में जो गैप था, एयर ना होकर कोर है, अब एयर ना होकर एक आयरन का पीस पड़ा है, तो परमेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, परमेबिलिटी सॉरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होगी उतना फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर होगा। सिमिलरली इन दो कॉइल्स के बीच में अब कुछ नहीं रहा है, सिर्फ हवा है, एयर है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि एयर की परमेबिलिटी लेस होती है एज कंपेयर टू द आयरन पीस। ठीक है, तो अगर परमेबिलिटी कम है तो यहां से जो यहां तक फ्लक्स जाने का रास्ता है, ठीक है, वो एयर के थ्रू जा रही है, तो एयर के थ्रू अगर फ्लक्स पहुंचेगी तो वो कम अमाउंट में पहुंचेगी।
ठीक है, मतलब M1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी M2। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में आयरन का पीस पड़ा था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स एक साइड से दूसरी साइड पर पहुंच गई। इसके बीच में एयर होने के कारण एक साइड से दूसरी साइड पर फ्लक्स कम पहुंची, तो M1 इज ग्रेटर देन M2। ये नहीं है कि फ्लक्स पहुंची नहीं है, ये मत कर देना कि M2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है, ऐसा नहीं होगा। अगर M1 ग्रेटर देन M2 है तो V1 इज ग्रेटर देन V2। क्लियर? V1 इज ग्रेटर देन V2, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज जो होगा V1 इज माइनस V2। अगर V1 बड़ा है तो हमें आउटपुट जो होगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। क्लियर? अगर V1 बड़ा है V2 से तो आउटपुट वोल्टेज जो भी आएगी इन दोनों के सम करके वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर? तो यहां पर मैं एक ग्राफ बना देता हूं। देखो, सबसे पहले नल पोजीशन पे हमें जीरो वोल्टेज मिली। क्लियर? उसके बाद हमें पॉजिटिव मिली। क्लियर? यहां पर पॉजिटिव मिली। ठीक है, अब जैसे ही कोर नीचे गया, फिर से देखो, फिर से कोर कहां आएगा? ऊपर से जाके नल पोजीशन पर आएगा, तो फिर से हमें ये जीरो वोल्टेज मिलेगी। क्लियर? अब उसके बाद जैसे ही कोर नीचे गया, अब ये जो M2 है वो बड़ा हो जाएगा M1 से। क्यों? क्योंकि M2 अब यहां से यहां तक फ्लक्स जाने के लिए बीच में आयरन का पीस था और यहां से यहां फ्लक्स जाने के लिए बीच में एयर थी, तो एयर का परमेबिलिटी कम होने के कारण M1 की वैल्यू कम हो जाएगी M2 से, जिसके कारण V0 क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। अब अगर V2 ग्रेटर देन हो गया V1 से, क्यों होगा? क्योंकि M2 ग्रेटर देन M1। M2 अगर बड़ा है तो V2 भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V2 इज ग्रेटर देन V1। क्लियर? तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव। क्लियर? तो नेगेटिव वैल्यू आने के कारण हमें जो साइकिल मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी, नेगेटिव। क्लियर? तो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कि कोर फिर से अपवर्ड मूव करके नल पोजीशन पर आएगा तो जीरो, फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से हमें पॉजिटिव, फिर से नल पोजीशन पे जीरो और नेगेटिव, इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला कि आउटपुट जो सप्लाई मिली है, आउटपुट जो वोल्टेज मिली है वो एक साइनोसॉइडल है, साइनोसॉइडल वेव है। अगर हम इसको क्या कर देते, अगर हम इसके अंदर इसको सीरीज एडिशन कर देते इस तरह से, क्लियर, सीरीज एडिशन कर देते, तो ये जो आउटपुट वोल्टेज आना था वो आना था V1 प्लस V2। कब? जब इस तरह से कॉइल को जोड़ा जाता सीरीज एडिशन में। ठीक है, अब देखो, जब कोर अपवर्ड मूव करता तो V1 होता ग्रेटर देन V2। V1 ग्रेटर देन V2, पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू। सिमिलरली जब कोर नीचे मूव करता तो M2 ग्रेटर देन M1 से V2 ग्रेटर देन V1, फिर से पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो दैट मींस हमें नेगेटिव साइकिल मिल ही नहीं पा रही है, जिसके कारण हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक साइनोसॉइडल वेव बन ही नहीं पा रही है। इसलिए हम सेकेंडरी वाइंडिंग को सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? सीरीज ऑपोजिशन में। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी वाइंडिंग्स को सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्ट किया जाएगा तो V1 और V2 आउट ऑफ फेस आएंगे। V1 और V2 आउट ऑफ फेस आएंगे। कैसे आउट ऑफ फेस? देखो, अगर V1 इस तरह से आ रहा है पॉजिटिव में, तो V2 इस तरह से आएगा नेगेटिव में। तो ये जो दोनों के बीच का एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। मतलब दोनों वाइंडिंग सीरीज ऑपोजिशन में कनेक्ट है। और इसको किस लिए कनेक्ट किया जाता है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 180 डिग्री आउट ऑफ फेस डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। दोनों वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का आउट ऑफ फेस शिफ्ट होना चाहिए। क्लियर? आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बोला गया कि क्या कॉइल सीरीज में कनेक्ट है, फेस ऑपोजिशन में कनेक्ट है। ठीक है, क्या कॉइल्स पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज ऑपोजिशन, फेस ऑपोजिशन, सीरीज में सेम फेस, सेम फेस। ठीक है, तो अब बताओ मेरे को, ये पैरेलल में कनेक्ट है या सीरीज में कनेक्ट है? जल्दी से बताओ। ये क्वाइल क्या सीरीज में कनेक्ट है ना? बिल्कुल सही है, सीरीज में कनेक्ट है, बट किस में कनेक्ट है? फेस ऑपोजिशन में। किस में कनेक्ट है? फेस ऑपोजिशन में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जल्दी से। टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस। देखो, मैं सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर को मार्क करवाने नहीं आया, समझाने आया हूं। काफी नॉलेज मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखना। किश्तों में मत देखना कि अभी थोड़ी वीडियो देख ली बाद में फिर से देख लेंगे, ऐसा मत करना। एक बार पढ़ने बैठो तो पूरी वीडियो को देख कर ही बंद करना। क्लियर? टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। क्योंकि आप आंसर आपको ऑलरेडी दिए हैं, आप मैच भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत भी होंगे तो आप गलत पढ़ जाओगे, इसलिए मैं आपको सही बताने आया हूं इसके क्या आंसर होने चाहिए।
डीसी जनरेटर जो कि आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, ये तो आपको आता ही होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। बिल्कुल। अब ये क्यों यूज किया जाता है? देखो डिफरेंशियल कंपाउंड जो जनरेटर है, सबसे पहले वेल्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे कि वेल्डिंग प्रोसेस को हाई करंट और लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। हाई करंट एंड लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज को समझना भी जरूरी है ना। हाई करंट एंड लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। अब डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्या करता है? सबसे पहले तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। फर्स्टली प्रोवाइड द हाई वोल्टेज, ठीक है, फर्स्टली प्रोवाइड द हाई वोल्टेज। क्यों हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करता है? नो लोड पर, एट नो लोड। क्यों हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करता है? टू इनिशिएट द आर्क, मतलब जब तक आर्क नहीं बन जाती तब तक ये हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और जैसे ही आर्क बन जाएगी, ठीक है, जैसे ही आर्क बन जाएगी, आपको पता है जैसे ही आर्क बनती है तो रेजिस्टेंस हो जाता है लो। जैसे ही आर्क बनती है रेजिस्टेंस हो जाता है लो और करंट हो जाता है हाई। वंस द आर्क इज फॉर्म्ड, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड करंट विल इंक्रीज। तो हमें हाई करंट मिल जाएगा एंड लो वोल्टेज भी मिल जाएगी। वो हमें कौन देता है? डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हेन द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द गेट ऑफ पी चैनल जे फैट इज इंक्रीज, द ड्रेन करंट इज। चलो इसको हम मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं फॉर्मूले से। आपने ड्रेन करंट का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, आई डी इज इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस बाई वी पी का होल स्क्वायर। क्लियर। इसमें आई डी क्या है? ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट है। आईडीएसएस क्या है? ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर। इसको आप नोट कर लेना। वीजीएस क्या होता है? गेट टू सोर्स वोल्टेज। देखो ड्रेन डी, सोर्स एस और सैचुरेशन एस, ठीक है। वीजीएस इज अ गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू सोर्स वोल्टेज। सिमिलरली जो हमारा वीपी है वो है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसको देखेंगे यहीं से फॉर्मूले से। जब हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे गेट पर और पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, गेट टू सोर्स की वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो तुम्हें पता है कि वीडी आईडी जो है वो आई डी एस एस 1 माइनस वीजीएस। अगर ये ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसको होना तो 1 में से माइनस ही है। जितनी वैल्यू ये इंक्रीज होगी उतनी इसकी टोटल वैल्यू डिक्रीज होगी। इतनी चीज मानते हो? वीजीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उतनी उसको होना तो 1 में से माइनस है। मान लो 1 माइनस 0 है, ठीक है, तो 1 है। अगर इसकी मैं वैल्यू इंक्रीज कर दूं, 0 से 0.5 कर दूं, तो वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी। वैल्यू डिक्रीज 1 से अब 0.5 होगी, तो जितनी इसकी वैल्यू मैं इंक्रीज करूंगा उतनी ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी। और आईडी की ये टोटल वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके कारण अगर मैं इस वैल्यू को इंक्रीज करता हूं तो आईडी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर। तो इसको मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ टाइम। देखो ये जो टर्न ऑफ टाइम है ना, इसके लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताने जा रहा हूं। टर्न ऑफ और टर्न ऑन टाइम दोनों ही बता दे रहा हूं, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इनपुट बनाएंगे, इनपुट साइकिल, इनपुट पल्स बनाएंगे। तो ये आ गई हमारी इनपुट पल्स। देखते जाना, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, आपको कोई कमी नहीं आएगी, सब समझ आएगा। अगर ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट ये होगी इनपुट पल्स, ठीक है। हमने ट्रांजिस्टर को दी इनपुट पल्स, हमें ट्रांजिस्टर ने आउटपुट पे क्या दिया? देखो आउटपुट पल्स जो आएगी उसको देखना जरा ध्यान से। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे को करके बनाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये होगी हमारी इनपुट पल्स। उसके बाद आउटपुट, ठीक है, ये होगी हमारी आउटपुट पल्स। क्लियर। हमने ट्रांजिस्टर को इनपुट दी, ये होगी हमारी आउटपुट पल्स। क्लियर, आउटपुट पल्स होगी। क्लियर। अब देखो यहां पर
ये मान लेते हैं ये 90% की वैल्यू है, ठीक है, 90% की वैल्यू, ठीक है। इसका आधा 50% मान लेते हैं, ये आ गया 50%, क्लियर। और इससे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये देखो ये 0% है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 10% का, ठीक है, अप्रॉक्स अप्रॉक्स दिखा रहा हूं, 10%, क्लियर, 10% की वैल्यू है, ठीक है। तो ये इनपुट साइकिल को नीचे ले आते हैं कोई और कलर से, चलो, क्लियर। अब इसको भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मिनट यहां मैं बना दूं थोड़ा सा, इसमें आपको टर्न ऑफ और टर्न ऑन टाइम दोनों पता लग जाएगा। देखो अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो ये वाला टाइम है जीरो से, ये देखो जैसे ही इनपुट पल्स अभी स्टार्ट होने लगी थी, यहां से स्टार्ट होने लगी थी, अपवर्ड मूव करने लगी थी, तो यहां से यहां तक का टाइम ये 10% का है, 0 से 10% तक का टाइम, मतलब इनपुट पल्स 0 से 10% तक का टाइम, इसको हम कहते हैं टीडी। क्या कहते हैं? टीडी, डिले टाइम। क्या कहते हैं? डिले टाइम, क्लियर। और 10% से लेकर 90% तक की वैल्यू को कहते हैं राइज टाइम। ये 10% की वैल्यू थी, वो 90% की वैल्यू थी, तो 10 से 90% की वैल्यू को क्या कहते हैं? राइज टाइम। अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, ठीक है। अब पल्स, इनपुट पल्स नीचे आने लगी है, ठीक है, नीचे आने लगी है, तो यहां से यहां तक के टाइम को, यहां से यहां तक के टाइम को कहेंगे स्टोरेज टाइम। क्या कहेंगे? स्टोरेज टाइम। और 90% से 10% तक की वैल्यू को क्या कहेंगे? फॉल ऑफ टाइम, क्लियर, फॉल ऑफ टाइम। अब ध्यान से देखना, मैं सबकी डेफिनेशन भी बताने जा रहा हूं। टीडी, डिले टाइम, डिले टाइम, टाइम टेकन बाय आईसी। आईसी क्या है? कलेक्टर करंट, ठीक है। टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू द 10% ऑफ द वैल्यू, इनिशियल टू द 10% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। इनिशियल से 10% तक की वैल्यू रीच होने में जितना उसको टाइम लगा है, फ्रॉम इनिशियल टू 10% ऑफ द फाइनल वैल्यू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिले टाइम, क्लियर। राइज टाइम, राइज टाइम इज अ, लिख देता हूं मैं यहां पर, राइज टाइम इज अ टाइम टेकन बाय अ, सेम टाइम टेकन बाय आईसी टू रीच फ्रॉम 10% टू द 90% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, 90% ऑफ द, सॉरी, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं राइज टाइम। और ये जो ऑन टाइम होता है, जैसे ये टर्न ऑफ टाइम है, टर्न ऑन टाइम क्या होगा? टर्न ऑन टाइम क्या होगा? टीडी प्लस टीआर, टीडी प्लस टीआर, क्लियर। अब बात करते हैं आगे, एस, स्टोरेज टाइम, टाइम टेकन बाय द आईसी, टाइम टेकन बाय आईसी, लिखते जाना इसको, टाइम टेकन बाय आईसी, ऐसे लिख लो, टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रेलिंग एज, ऐसे लिख लो, टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रेलिंग एज। ट्रेलिंग एज मतलब ये ऊपर से नीचे जो आ रही है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रेलिंग एज, ठीक है। टाइम टेकन, टाइम इंटरवल बिटवीन द, ऐसे लिख लो, टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रेलिंग एज। समझ आनी चाहिए चीज, ठीक है, रटने का कोई फायदा नहीं होता। ट्रेलिंग एज ऑफ इनपुट पल्स, इनपुट पल्स का ट्रेलिंग एज टू 90%, टू 90%, इनपुट पल्स का ट्रेलिंग एज से लेकर 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज नोन एज स्टोरेज टाइम, क्लियर। और उसके बाद फॉल ऑफ टाइम, फॉल ऑफ टाइम की क्या डेफिनेशन होगी? फॉल ऑफ टाइम की, टाइम टेकन बाय आईसी करंट, मैं लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय द आईसी टू रीच फ्रॉम 90 टू 10% ऑफ द वैल्यू, टू रीच फ्रॉम 90 टू 10% ऑफ द वैल्यू, क्लियर। 10% ऑफ द वैल्यू इज अ फॉल ऑफ टाइम। अब ये जो टर्न ऑफ टाइम है, टर्न ऑफ टाइम, टर्न ऑफ टाइम, इट इज इक्वल टू टी एस प्लस टी फॉलो, क्लियर। तो यहां पर मैंने टर्न ऑफ टाइम भी बता दिया, टर्न ऑन टाइम भी बता दिया, ग्राफ भी बता दिया, क्लियर। क्लियर हो गया तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, इसको पढ़ लेना अच्छे से, मैंने काफी डिटेल दे दिया है। तो फॉर अ ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ टाइम इज अ सम ऑफ स्टोरेज टाइम एंड फॉल टाइम, क्लियर।
समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि आपको 18 दिसंबर का पेपर किसी ने करवाया होगा, करवाया है तो इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिसको भी पेपर अच्छा लग रहा है एफर्ट के लिए वीडियो लाइक कर देना, कुछ घट नहीं जाएगा, कंजूसी नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्लियर। इफ द कैपेसिटर वैल्यू इंक्रीजेज इन अ कैपेसिटर फिल्टर द रिपल फैक्टर, अगर आप लाइक करोगे वीडियो को, शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, तभी मैं आपके लिए और ऐसे कंसेप्ट लेकर आता रहूंगा। इफ द कैपेसिटर वैल्यू इंक्रीजेज इन द कैपेसिटर फैक्टर, देखो कैपेसिटर फिल्टर की बात हो रही है और रिपल फैक्टर पूछा गया है, तो रिपल फैक्टर मैं बता देता हूं। रिपल फैक्टर फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर विद अ कैपेसिटर फिल्टर, विद अ कैपेसिटर फिल्टर एंड फॉर अ फुल वेव, चलो पहले हाफ वेव का देख लेते हैं। 1/2 √3 FCRL। क्लियर। FCRL। अब ये दिखता कैसा है, देखो ये हमारा रेक्टिफायर है, ठीक है, रेक्टिफायर है, यहां पर C है कैपेसिटर फिल्टर, और यहां पर RL है। क्लियर। और यहां पर आउटपुट वोल्टेज है, ये रेक्टिफायर हो गया, ये C हो गया, ये RL हो गया, और यहां पर इनपुट दी। क्लियर। तो इस तरह से दिखेगा। जो रिपल फैक्टर होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का, उसकी फॉर्मूला ये होगा। और फुल वेव के लिए, फुल वेव के लिए नीचे 4 आ जाएगा 2 की जगह पर, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, FCRL। कहने का मतलब ये है कि जो रिपल फैक्टर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द C। तो अगर C बढ़ा, उसने यही तो बोला कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीजेज, देन रिपल फैक्टर विल डिक्रीज, रिपल फैक्टर विल डिक्रीज। क्लियर हुआ, समझ आई इतनी चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला नोट कर लेना, आने वाले PSPCL के एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स बायस टू द जंक्शन डायोड, इट क्या करेगा, अगर हम रिवर्स बायस जंक्शन डायोड को लगा दें तो क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हमारे पास एक डायोड है, ठीक है, डायोड के बीच में ये पी लेयर है, मान लो पीएन जंक्शन की बात करता हूं, ठीक है, पीएन जंक्शन की बात करते हैं, पी है, ये एन है। क्लियर। पी के अंदर आपको पता है नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं विद होल्स, ठीक है, नेगेटिव आयंस होंगे विद होल्स। क्लियर। और यहां पर एक मैं डिप्लेशन लेयर बना देता हूं, डिप्लेशन लेयर बना देता हूं, ठीक है, यहां पर एक मैं डिप्लेशन लेयर बना देता हूं। ये सिर्फ यहां पर नेगेटिव आयंस होते हैं, होल्स नहीं होते इधर डिप्लेशन लेयर्स में। सिमिलरली एन के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ पॉजिटिव आयंस होंगे डिप्लेशन लेयर में। क्लियर। तो ये हमारी डिप्लेशन लेयर आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है हमने इसको रिवर्स बायस से कनेक्ट करा, मतलब बैटरी को उल्टा कनेक्ट करा, पहले पॉजिटिव इधर आनी चाहिए थी, अब नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है, इस तरह से इसको कनेक्ट करा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने जो आउटसाइड बैटरी से वोल्टेज दी है, आउटसाइड जब मतलब आउटसाइड से जब हमने बैटरी लगाई, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट, देखो हमने वोल्टेज को इस तरह से कनेक्ट करा, ठीक है। तो ये हम वो क्या बोल रहे हैं कि इस साइड से इस साइड मूव कर रहा है, तो डेट मींस जो हमने फील्ड लगाई है एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल बैटरी से जो फील्ड लगाई है, एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई है। क्लियर। एक्सटर्नली जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। अब होल्स की मूवमेंट देखो, होल्स की मूवमेंट क्या होती है, पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। होल्स ऑलवेज मूव पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या, होल्स उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हमने एक्सटर्नल से फील्ड लगाई है। क्लियर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं उसके बारे में इतना डिटेल नहीं जा रहा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। क्योंकि इंटरनली जो मूव कर रही है ना, इंटरनली भी पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है, मतलब ये पूरे अंदर से जो मैग्नेट फील्ड लगेगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस मूव करेगी, पॉजिटिव आयंस यहां पर है, नेगेटिव यहां है, तो इंटरनली भी इस साइड पे होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो इसी डायरेक्शन में आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल। क्लियर। अब होल्स इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जो होल्स की मूवमेंट हुई वो इसी डायरेक्शन में हुई, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करते हैं, फील्ड के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर। तो हम क्या बोलते हैं, जब होल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
तो जो ये डिप्लेशन लेयर है ये इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब मोर जो नेगेटिव आयंस है वो यहां पर क्रिएट होंगे। ठीक है, मोर यहां पर मैं बता देता हूं, मोर नेगेटिव आयंस अब क्रिएट होने लग जाएंगे। ठीक है, और यहां से मैं अगर बताऊं तो ये पॉजिटिव, मतलब डिप्लेशन लेयर वाइडर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? ये जो नेगेटिव आयंस है ना, ये जो नेगेटिव बैटरी का जो नेगेटिव साइड है, ये होल्स को अपनी तरफ, क्योंकि ऑलरेडी होल्स इधर से आ रहे हैं तो ये होल्स को अपनी तरफ खींचेंगे। सिमिलरली ये पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव आयंस के पास से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और ये डिप्लेशन लेयर में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे ये सिमिलरली नेगेटिव जो आयंस है उसके पास से होल्स बाहर निकल गए तो ये फ्री हो गए, तो जिसके कारण ये डिप्लेशन लेयर में ऐड होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ अब पहले इतनी थी अब ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? तो अगर हम रिवर्स बाइस कनेक्ट करते हैं किसी भी जंक्शन डायोड के अक्रॉस तो उसकी जो डिप्लेशन लेयर है वाइडर होती है। ठीक है, और अगर हम फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट करते हैं तो उसका डिप्लेशन लेयर नैरो होता है। क्लियर हुई? इतनी चीज समझ आई? क्लियर हुई कि नहीं इतनी चीज? जल्दी से बता दो मेरे को, अगर किसी को भी डाउट है तो वो बता सकता है कि हाँ जी सर मेरे को डाउट है। तो ये पी और एन जंक्शन वाला क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आया कि नहीं? चलो क्लियर। तो अगर ये वाइडर होगा तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा? लोअर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर विल लोअर। क्लियर। अगर डिप्लेशन लेयर हमारा वाइडर होगा तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर होगा उल्टा होता है, लोअर होगा। क्लियर? समझ आई कि नहीं? चलो जल्दी से एक बारी। तो लोअर नहीं, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, इंक्रीजेज होगा ना, रेजेस। एक मिनट एक मिनट, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वाइडर हो रही है ना डिप्लेशन लेयर, वाइडर हो रही है। वाइडर, मोर द वाइडर द डिप्लेशन लेयर एंड रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। क्लियर। तो इसके अंदर व्हेन वी अप्लाई द रिवर्स बायस टू द जंक्शन डायोड इट विल रेज द पोटेंशियल बैरियर, मतलब इट विल इंक्रीज द डिप्लेशन लेयर विड्थ। सिमिलरली अगर हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, मतलब पॉजिटिव को यहां कनेक्ट करके नेगेटिव को यहां कनेक्ट करेंगे, तो वो डिप्लेशन लेयर को नैरो करेगा, पास पास लाएगा, जिसके कारण हमारा पोटेंशियल बैरियर भी लोअर हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज ऑलवेज द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ। देखो जो एंगुलर मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट के अंदर, इट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच बाय 2 पाई, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो 1/2 पाई की वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू होगी। वो यही पूछ रहा है कि इंटेग्रल मल्टीपल किसका है? प्लैंक्स कांस्टेंट का इंटेग्रल मल्टीपल है, मतलब 1/2 पाई अगर मैं बाहर निकाल दूं मल्टीप्लाई बाय एच ही होगा, तो इंटेग्रल, ये इंटीजर वैल्यू है, किससे मल्टीप्लाई हुई? प्लैंक्स कांस्टेंट से, सो इट इज अ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर? समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये आप वेरीफाई कर लेना, उसमें मेरे को लग रहा आंसर गलत दिए हुए हैं, तभी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल सर्व एज अ डोनर इंप्योरिटी इन सिलिकॉन? अच्छा, डोनर इंप्योरिटी के बारे में किस किस को पता है? सबसे पहले देखेंगे डोनर हैज अ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनर के पास? आउटर शेल में हैज अ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने नेबरिंग एटम्स को डोनेट करते हैं, इसलिए इनको डोनर कहा जाता है। ये अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनके जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं ये डोनेट करते हैं अपने नेबरिंग एटम्स को, इसलिए इसको डोनर कहा जाता है। सिमिलरली जो एक्सेप्टर है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एक्सेप्टर देखो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम इट्स नेबरिंग एटम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नेबरिंग एटम, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एक्सेप्टर। क्लियर?
और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए उसको पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहा जाता है। क्लियर? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या होगी? डोनर की एग्जांपल लिख लो, फॉस्फोरस। सभी एग्जांपल लिख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है दोबारा। एंटीमनी, एंटीमनी, बिस्मुथ और आर्सेनिक। ठीक है। और सिमिलरली एक्सेप्टर की बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, इंडियम, ठीक है, इंडियम, INDIUM, गैलियम। तो ये इसकी एक्सेप्टर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की एग्जांपल है, वो पेंटावेलेंट की एग्जांपल है। अब देखो, बोरोन इज अ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, तो ये एक एक्सेप्टर है। सिमिलरली जर्मेनियम और एंटीमनी और इंडियम, इंडियम भी क्या है? एक्सेप्टर है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर क्या आएगा? एंटीमनी। क्या आएगा सही आंसर? एंटीमनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फटाफट से। फर्मी लेवल इज अ, फर्मी लेवल, देखो फर्मी लेवल की डेफिनेशन क्या होती है? द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ये उच्च क्वालिटी का लेवल है, एनर्जी लेवल है। क्या बोलते हैं इसको? उच्च क्वालिटी का एनर्जी लेवल, जिसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है किस टेम्परेचर पर? जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो इसकी मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन बता देता हूं कि इट इज अ हाई एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्यूपाई कर सकता है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल टू विच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किस टेम्परेचर पे? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्लियर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस को या 0 केल्विन को? 0 केल्विन को। ये चीज का भी ध्यान रखना। तो इट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बने रहना वीडियो के एंड तक, काफी अच्छी लगेगी और काफी कुछ सीख कर जाओगे। द डिसएडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला हुआ है। इसके अंदर भी काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो टेस्ट सीरीज में आए हुए हैं, चाहे बच्चे मैच कर सकते हैं। मैं बार बार नहीं यहां पर लिखूंगा कि ये पीपीएससी 1 में आया, पीपीएससी 2 में आया। टेस्ट सीरीज में काफी अच्छे क्वेश्चन आए, जिसको विश्वास करना था वो पहले में ही कर चुका होगा। चलो, द डिसएडवांटेज ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। देखो, इसके अंदर ना कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ पीएमएमसी का पता होना चाहिए था। पीएमएमसी विल कंज्यूम द लो पावर, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। सिमिलरली पीएमएमसी की हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, क्योंकि हायर सेंसिटिविटी होती है। टॉर्क टू वेट रेशियो सेंसिटिविटी बताता है, ये सबको पता होगा। तो हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होती है पीएमएमसी की, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडी करंट डैम्पिंग, क्या एब्सेंस होता है या प्रेजेंस होता है? क्या वो बोल रहा है कि पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग होता ही नहीं है? तो ये ऑप्शन ही गलत है। एडी करंट डैम्पिंग होता है, प्रेजेंट होता है पीएमएमसी में। तो 3 ऑप्शन गलत थी। उसके बाद बोल रहा है क्या वो हाई पीएमएमसी की कॉस्ट हाई है मूविंग आयरन से? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो कॉस्ट हाई है और एक ये डिसएडवांटेज भी है। तो देखो 3 ऑप्शन तो उसने ऐसे पा दिए कि गलत है। उसको ऐसा पाना चाहिए था कि हाई टॉर्क टू वेट रेशियो, तब बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे सीधा ही हो गए अगर आपको थोड़ा सा पता होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करेंगे फटाफट से। द मटेरियल टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ। देखो, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है उसके लिए कौन सा मटेरियल सही होता है? देखो, पहली बात तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनता किसका है? मैग्नीन का। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कौन से मटेरियल का बनता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये एक हाई एक्यूरेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कि अदर रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाई प्रिसाइज्ड रेजिस्टेंस होता है ये। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? हाई प्रिसाइज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि दूसरे रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये बना किसका होता है? मैग्नीन का। ठीक है, क्लियर? मोस्टली मटेरियल मैग्नीन का बना होता है ये। अच्छा, इसका देखो, ये जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? लो। टेम्परेचर कॉफिशिएंट लो होने का मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर चेंज होने से ये वेरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाईली प्रिसाइज्ड है ना। अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत लिटिल बिट वेरी करता है तो इसको चेंज नहीं होना चाहिए, इसके रेजिस्टेंस को चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए।
क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई क्योंकि हाईली प्रिसाइज्ड है। तो इसको एक और चीज मैं बोल सकता हूं इसके अंदर कि इसको हीटिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा झेलने वाला होना चाहिए, ठीक है, हीटिंग को बियर आउट करने वाला होना चाहिए। और दूसरी चीज इसकी हाई रेजिस्टिविटी भी होती है, तो इट हैज अ हाई रेजिस्टिविटी एंड लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा होता है ना, पता होगा, आपने देखा होगा R2 इजिकल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा। तो ये जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर से होता है, तो जितना कम ये होगा उतना ही हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ज्यादा टेम्परेचर के वेरी होने से। वो कब नहीं पड़ेगा, जब एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट की जो वैल्यू होगी वो होगी कम। क्लियर, आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करेंगे फटाफट से। फर्मी लेवल इज, अच्छा ये ट्रांसफॉर्मर विल ऑपरेट एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये तो सबको पता होगा कि कॉपर लॉस इज इक्वल टू द आयरन लॉस। इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस होता है, तभी ट्रांसफॉर्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 21, वाइल डिटरमिनिंग द RTH ऑफ द सर्किट। अच्छा, जब हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर डिटरमाइन करेंगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे को लग रहा है मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो कई बच्चों ने मेरे को कहा भी था सर धीरे धीरे, चलो मैं अब धीरे बता देता हूँ। वाइल फाइंडिंग द RTH ऑफ द सर्किट, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो, जब हम RTH को फाइंड करते हैं तो वोल्टेज और करंट सोर्स डीएक्टिवेट करने होते हैं, पर कौन से, इंडिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स शुड बी डीएक्टिवेटेड। वोल्टेज सोर्स होता है शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स होते हैं ओपन सर्किट, बट ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट को हम कुछ नहीं, उसको छेड़ते भी नहीं है। तो उसने बोला क्या ये वोल्टेज और करंट सोर्स शुड बी लेफ्ट एज दे आर, मतलब उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। नहीं, हम तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट को ओपन करते हैं, उसको एज इट इज कैसे रहने देंगे। हाँ, अगर यहां होता कि डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स शुड बी लेफ्ट एज दे आर, तब सही होता। बट यहां पर तो ना तो डिपेंडेंट की बात करी ना ही इंडिपेंडेंट की बात करी, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत। क्लियर, ऑल सोर्सेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर सोर्स रेजिस्टेंस। चलो इसको भी एक बार थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि यही ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑल इंडिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। चलो देखो, क्या सारे इंडिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड होने चाहिए, नहीं। ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किट एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किट, तब ये ऑप्शन सही होता। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑल सोर्सेज शुड बी रिप्लेस बाय देयर सोर्स रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। अब कैसे, देखो वोल्टेज सोर्स का, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है सबको पता होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है 0 होता है, और आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब वायर्स ओपन है, रेजिस्टेंस अगर शॉर्ट हो तो वायर क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो यही तो मतलब हो गया। देन द वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट सर्किट एंड द करंट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द ओपन सर्किट। तो यही तो बोला था उसने, सोर्स के रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, सोर्स का रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0, और करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा इनफाइनाइट, आइडियल का। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर देना यार, कंजूसी मत करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पैसिव एलिमेंट विच डिलीवर्स द और विच अब्सॉर्ब द, जल्दी बताओ। पैसिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच कंज्यूम द एनर्जी, जो एनर्जी को पीते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में पीते हैं, ठीक है, कंज्यूम्स द एनर्जी। एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को देते हैं, ठीक है, जो एनर्जी को देते हैं। मतलब मान लो हमने एक वोल्टेज सोर्स लगाई, ठीक है, वोल्टेज सोर्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, हमने एक लैंप को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो जो बैटरी है वो जो हमारा बल्ब है उसको करंट प्रोवाइड कर रही है, तभी तो वो ग्लो कर पा रहा है, तो वो एनर्जी दे रही है ना बल्ब को। सिमिलरली हमारा जो रेजिस्टर है वो एक पैसिव एलिमेंट क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस एनर्जी डिलीवर नहीं करता है, सगों एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। क्लियर, एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। सिमिलरली इंडक्टर, इंडक्टर इज ऑल्सो अ एनर्जी अब्सॉर्बिंग एलिमेंट, ठीक है, चार्ज होता है कि नहीं इंडक्टर। क्लियर, अब ये बताओ करंट सोर्स एक पैसिव एलिमेंट है, करंट सोर्स एनर्जी डिलीवर करता है, इट इज नॉट अ पैसिव एलिमेंट, क्योंकि पैसिव एलिमेंट तो वो होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था उसने, कौन सा ऑप्शन गलत है।
करंट सोर्स इज अ एक्टिव एलिमेंट, सिमिलरली वोल्टेज सोर्स इज आल्सो अ एक्टिव एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करेंगे जल्दी से। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द, देखो ओम्स लॉ मेरे को लग रहा है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, करेक्ट इसकी डेफिनेशन जो है, जो ओम्स लॉ की करेक्ट डेफिनेशन है ना, वो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, या करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, कि जितनी वोल्टेज होगी तभी तो करंट आएगा। क्लियर, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जब हम इसको इक्वल करके लिखते हैं तो हम लिखते हैं R, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। और इसके अंदर देखो ये क्या सेमीकंडक्टर को लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सेमीकंडक्टर को नहीं लगता, ये ना तो यूनिलेटरल नेटवर्क को लगता है, यूनिलेटरल नेटवर्क को हम नहीं यूज करते हैं, और ना ही जिसके वोल्टेज और करंट इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ना हो, वोल्टेज डिपेंड ना हो करंट पे या करंट डिपेंड ना हो वोल्टेज पे, उस केस के अंदर ये ओम्स लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्लियर, तो सेमीकंडक्टर पे नहीं लगेगा, ना ही वैक्यूम ट्यूब्स पे लगता, ना ही इलेक्ट्रोलाइट्स पे लगता, सो इसका जो सही आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी और बाकी बच्चे नहीं देख पाएंगे। अगर आपने पूरा क्लियरली डेफिनेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में समझना है तो सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, कुणाल गोयल क्लासेस, ठीक है, कुणाल गोयल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन है ये, ठीक है, और एक बार एंड्रॉयड में डाउनलोड करके आप इसे आईफोन में भी चला सकते हैं। एंड्रॉयड में डाउनलोड करके आपको लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे 3 लाइंस मिलेंगी, उस पर क्लिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलेगा। आईफोन में क्लास प्लस लाइट की ऐप डाउनलोड कर लेना, क्लास प्लस की ऐप, ठीक है, उसको डाउनलोड करके वो ऑर्गेनाइजेशन कोड और अपना मोबाइल नंबर डालना जो कि आपने एंड्रॉयड ऐप के ऊपर रजिस्टर करा था, तो ये आईफोन में भी ऐप चल पड़ेगी। एंड्रॉइड यूजर्स को क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके सिंपली कुणाल गोयल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन पे जाकर फुल कोर्स अवेलेबल है मेरा, बिल्कुल बेसिक से समझाया है। अगर आपको क्लियरली समझ आ रहा है यहां पर भी तो आप प्लीज जाकर फुल कोर्स को भी एक बार देखिए, वीडियोस ओपन है, टेस्ट सीरीज भी है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जाकर वो चीज भी असेस करें। स्टडी मटेरियल में आपको वीडियोस में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट भी मिल जाएंगे, और जो भी फुल कोर्स की तरफ मूव करना चाहता है और तैयारी करना चाहता है बिल्कुल अच्छे लेवल की, बिकॉज कट ऑफ जारी है बहुत हाई इस बार की। आपने 5 पेपर जो भी हुए हैं PSPCL PSTCL PPSC के, ASSA JEE वगैरह के, जो भी है टोटल 5 पेपर हुए हैं, उनमें हाईएस्ट नंबर देखोगे तो 90 अबव है। डेट मीन्स हम तो हाईएस्ट नंबर देखते हैं, हम कट ऑफ नहीं देखते। मैं पर्सनली हाईएस्ट नंबर देख के चलता हूं, उस अकॉर्डिंग बच्चे को तैयारी करवाता हूं पर्सनली अपनी गाइडेंस के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप के अंदर जोड़ूंगा, ठीक है, और उसको पर्सनली गाइड करके पूरा तैयार करवाऊंगा। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है मेरे से, वो प्लीज फुल कोर्स की तरफ मूव करे। मेरे से आप बात भी कर सकते हैं 8880270004 पर कॉल करके। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डाउनलोड करना मत भूलना कुणाल गोयल क्लासेस ऐप। नेटवर्क हैज अ 4 नोड्स 3 इंडिपेंडेंट लूप, ये मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप, बिल्कुल आसान पेपर था, कोई भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था पेपर में। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप इज इक्वल टू ब्रांचेस माइनस नोड्स प्लस 1, ठीक है, ब्रांचेस माइनस नोड्स प्लस 1, तो कितने दे रखे 3 इज इक्वल टू ब्रांचेस, तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 3 + 4 - 1 इज इक्वल टू ब्रांचेस 6, ब्रांचेस होगी हमारी 6। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम द एफिशिएंसी ऑफ द पावर ट्रांसफर। तो जैसे कि आपको मैंने पावर ट्रांसफर थ्योरम में समझाया था, हम यहाँ पर थेवेनिन रेजिस्टेंस की हेल्प लेंगे, सॉरी थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस की। क्लियर, और यहाँ पर एक लोड जो रेजिस्टेंस है उसकी हेल्प भी लेंगे। वो बोल रहा है कि अगर हम ये जो लोड रेजिस्टेंस है जो कि वेरिएबल है, इसके अक्रॉस अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालनी है, और है भी पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम, इसके अक्रॉस जो पावर है वो मैक्सिमम है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो एफिशिएंसी जब भी, देखो ये जो VTH है वो इक्वली इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा, ठीक है, हाफ VTH इसके अक्रॉस होगा और हाफ VTH ही इसके अक्रॉस होगा, ठीक है, समझ रहे हो।
और RTH शुड बी इक्वल टू RL फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। क्लियर। अब जब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज भी हाफ हाफ है, रेजिस्टेंस भी दोनों इक्वल हैं, तो लोड के अक्रॉस जो जाने वाली पावर होगी वो टोटल पावर का हाफ ही होगी। क्लियर हुआ। वी स्क्वायर बाय आर होता है कि नहीं, इसके अक्रॉस भी वी स्क्वायर बाय आर, इसके अक्रॉस भी वी स्क्वायर बाय आर। बट जो यहां से पावर निकलेगी टोटल सोर्स से, जो टोटल पावर निकलेगी उसका आधा हिस्सा इधर होगा पावर का, आधा हिस्सा इधर डिलीवर होगा पावर का। तो हमें तो लोड के अक्रॉस पूछ रहा था, तो एफिशिएंसी कितनी होगी लोड के अक्रॉस, 50% होगी। क्लियर। इसको मैंने पूरा डिटेल में भी समझाया है, न्यूमेरिकल के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू भी समझाया है। आप फुल कोर्स की तरफ मूव करोगे तो आपको बढ़िया से क्लियरली एक्सप्लेन होगा। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द एसी सोर्स टू द वेरिएबल लोड। देखो इसके अंदर ये ऑप्शन जो आंसर्स थे वो गलत दे रखे थे, पता नहीं उन्होंने कैसे करा है। द लोड इंपिडेंस मस्ट बी इंडक्टिव इफ द जनरेटर इंपिडेंस इज इंडक्टिव। क्या ऐसा बिल्कुल सही है? क्या लोड इंपिडेंस इंडक्टिव होना चाहिए अगर जनरेटर का इंपिडेंस इंडक्टिव है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जरूरी थोड़ी ना लोड का इंपिडेंस इंडक्टिव हो अगर जनरेटर का इंपिडेंस इंडक्टिव है। मतलब यहां पर अगर ये VTH है और ये ZS है, ये कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि इसके लिए लोड का इंपिडेंस भी इंडक्टिव होना चाहिए। मतलब यहां पर जो लोड बैठा वो इंडक्टिव ही हो अगर ये इंडक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टर प्लस इंडक्टिव का और यहां पर इंडक्टिव हो, तब भी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन है गलत। द सम ऑफ सोर्स एंड लोड इंपिडेंस इज जीरो, गलत बात है। वैसे उन्होंने ये ऑप्शन मार्क कर रखा था ZS प्लस ZL इज इक्वल टू जीरो। वो ये बोलना चाहते हैं कि सोर्स का इंपिडेंस और लोड का इंपिडेंस जीरो है, गलत। जबकि ZS जो होगा, ZL जो होगा वो कंजुगेट होता है ZS का। क्लियर। तो ZL इज अ कंजुगेट ऑफ ZS। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सम ऑफ सोर्स रिएक्टेंस एंड लोड रिएक्टेंस इज जीरो, बिल्कुल सही। सोर्स प्लस लोड का जो रिएक्टेंस है वो इक्वल टू होता है जीरो, जिसमें हम बोलते हैं XL इज इक्वल टू माइनस ऑफ XS। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कई केसेस हैं और सभी केसेस पूरे डिटेल में समझाए थे मैंने, बिल्कुल अच्छे वे में। अगर आपको लगता है कि मेरे को बिल्कुल सर की समझ आ रही है तो बिल्कुल जाएं फुल कोर्स की तरफ, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो एक बार लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द लोड इंपिडेंस हैज द सेम फेस एंगल एज द जनरेटर इंपिडेंस, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर फेस एंगल का तो कोई फंडा ही नहीं होता, फेस एंगल का कोई रिलेशन नहीं है, इसके अंदर कोई फंडा नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा? सोर्स रिएक्टेंस और लोड रिएक्टेंस वाला, क्योंकि उसमें कंजुगेट वाला आता है ऑप्शन बी में, तो इसलिए वो गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 27, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज 205.5 म्यू फेरेड। ठीक है, वेयर एज इट्स ट्रू वैल्यू इज 202.4 द रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर होता है हमारे पास, रिलेटिव एरर इज अ मेजर वैल्यू माइनस द ट्रू वैल्यू, या फिर इसको एक्चुअल वैल्यू भी बोल देते हैं, ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, कैसे? मान लो ट्रू वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है हमारी है 202.4 और मेजर जो हमने कैपेसिटर की जो मेजर करी है, देखो ट्रू वैल्यू क्या होती है। मान लो हमने एक एमीटर लेकर आए, ठीक है, एमीटर लेकर आए, हमने ना एक एमीटर से करंट को मेजर करना है, वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना है। हमें पता है, हमने फॉर्मूले वाइज V/R करके निकाल लिया कि इसके अंदर जो करंट जा रहा है ना वो 5 एम्पेयर का जा रहा है। ठीक है, तो हमें एमीटर से अब इसको मेजर करना है। अब हमें पता है कि ये 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, मान लो हमें पता 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है। ठीक है, बट मीटर ने हमें मेजर कितनी करके दी? 5.05। तो वो मेजर वैल्यू कहलाएगी। हमें जो पता था, जो वैल्यू हम मेजर करना चाहते थे वो है 5 एम्पेयर। मान लो हम बाजार से कैपेसिटर लेकर आए, ठीक है, कैपेसिटर लेकर आए 202.4 म्यू फेरेड का। ठीक है, बट हमने उसको जब किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा, उसकी वैल्यू निकली 205.5, तो ये मेजर वैल्यू कहलाएगी। जो हम मेजर करना चाहते थे वो कौन सी है? 202। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू लिख लेते हैं 205.5 माइनस 202.4 डिवाइडेड बाय 202.4। क्लियर। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी 3.1 डिवाइडेड बाय 202.4। क्लियर। तो 31 डिवाइडेड बाय 2024 होगी वैल्यू, डेसिमल से डेसिमल कट हो गया। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये यहां पर जो वैल्यू आएगी 1.53
3153%। मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करोगे, करना तो कर सकते हो। देखो 3100 डिवाइडेड बाय 2024, आपको पता 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो सभी ऑप्शन ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आएगा। अच्छा इसका मैं आपको बताऊं, देखो 2000 का 1.5 गुना क्या होगा, 3000 होगा। 2000 का 1.5 गुना 3000 होगा। देखो ये पूरा पूरा 2000 ले लें, अगर नीचे वाली वैल्यू को घटाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू भी तो घटानी पड़ेगी, इसको भी घटा देते, इसको भी 3000 कर देते, इसको 2000 कर देते, तो अप्रॉक्स 1.5% आ गया कि नहीं। उसके पास आपको एक ही वैल्यू दिख रही है, क्योंकि वहां कैलकुलेटर तो है नहीं, आपको करना पड़ेगा। तो मैंने ये भी चीज सिखाई है, अंदाजा लगाना कैसे लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन ही हैं जो इलेक्ट्रिकल के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज द अदर। अच्छा इसमें बताओ सेम यूनिट। देखो एक एलआर सर्किट में, एक हमारा एलआर सर्किट है, उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट जिसको हम टाउ कहते हैं, इट इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। टाइम कांस्टेंट हुआ, टाइम कांस्टेंट ध्यान रखना। सिमिलरली एक आरसी सर्किट के अंदर जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट होता है आरसी। क्लियर, एक आरसी सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट होता है आरसी, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो हमारा रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 1/√ऑफ LC। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं 2πf0, लिख सकते हैं 1/√ऑफ LC। क्लियर। अच्छा f को मैं लिख सकता हूं 1/t, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/√ऑफ LC। तो यहां से हम अगर t का एक्सप्रेशन निकालना चाहे, t उधर चला गया और √LC इधर चला गया, 2π√LC ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी एक टाइम कांस्टेंट की ही वैल्यू है, टाइम की ही वैल्यू आई, ठीक है। मतलब टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √LC, क्योंकि ये तो इंटीजर वैल्यू है, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, यूनिट तो इसकी होगी, तो ये भी एक टाइम कांस्टेंट आया। मतलब ये भी टाइम कांस्टेंट है, ये भी टाइम कांस्टेंट है, और ये भी टाइम कांस्टेंट है। तो ये तो कोई टाइम कांस्टेंट नहीं हुआ, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ। तो ये यूनिट डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज द अदर, मतलब ये तीनों की यूनिट टाइम कांस्टेंट है, जबकि इसकी टाइम कांस्टेंट नहीं है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, क्योंकि ये भी टी है ना, टाइम कांस्टेंट, टाइम ही तो बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी 1/t, तो ये √LC सेम यूनिट आएगी जो कि इनकी आएगी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करेंगे। द क्वांटिटी 1 बाय परमिटिविटी कांस्टेंट एंड परमेबिलिटी कांस्टेंट। देखो ये परमिटिविटी कांस्टेंट है और ये परमेबिलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एंड परमिटिविटी इज इक्वल टू ई नॉट ई आर। तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी और ये रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं आपको करना भी सिखा रहा हूं, ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, पता आपको भी होगा, बट ऑरली कैसे करना था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर। मल्टीप्लाई बाय, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिनको पता है वो कोई बात नहीं है, वो आगे भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है। 8.85 म्यू नॉट की वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁻7। क्लियर। अब सबसे पहले देखो 8.85 इंटू 4π, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 हो गया, 12 + 7 19 हो गया। अगर इसको मैं और आगे ले जाऊं, 8.85 की जगह 88.5 ले जाऊं, तो इसके अंदर एक और जीरो ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 20। अब ये है तो ठहरा अंडर रूट में, 1/√है, पहले ये चीज देख लेना, मैं इसको अंडर रूट कर रहा हूं, ये है तो अंडर रूट में, तो इसका 10⁻⁻10 आ जाएगा बाहर, ठीक है, अंडर रूट से, और 4 का 2 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 88.5 इंटू पाई। क्लियर। ये है 1/, क्योंकि 1/, में था। अब देखो ये ऊपर चला गया 10⁻10 और नीचे 288.5 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये ऊपर गया तो 5 इंटू 10⁻9 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 10 बाहर निकाल लिया ना, 88.5 इंटू पाई, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर सकते थे, कर सकते थे कि नहीं। चलो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, 10⁻9 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो सकता था ऐसे, ठीक है। पाई को 3.14 ले सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, 100 नीचे आया, जब 100 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 1/10 हो जाएगा,
89 इंटू 314, क्लियर, लिख सकता हूं। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। नीचे बचा 89 मल्टीप्लाई बाय 314। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है, क्लियर। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, जो ये 89 है, अगर आपको आगे फ्यूचर में करने को मिल जाए तो कैसे करोगे। 89 का अंडर रूट तो मेरे को नहीं पता, बट 81 का अंडर रूट तो पता है 9 होता है। अगर इसको मैंने घटाया तो इसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा। एक चीज को घटा रहे हैं मल्टीप्लाई में तो दूसरी चीज को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 324 लिख लेते हैं, क्योंकि 324 18 का अंडर रूट होता है। तो इसका जो अंडर रूट आएगा 81 का 9 और इसका आ गया 18, मतलब बाहर निकाल लिया मैंने इसको 5 इंटू 10 रेस टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे करोगे, 2 जीरो बाहर निकाल लो और 10 की पावर 8 ले लो, ठीक है। 18 इंटू 9 कितना होता है, सॉल्व कर लो, 162, ठीक है। अब ये 162 486, ठीक है। तो 3 के अप्रॉक्स जा रहा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने ये बताया। तो इसके अंदर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, हालांकि शिफ्ट बी के अंदर मेरे को लग रहा ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो थी 3 इंटू 10 की पावर 8, क्लियर, मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो ये नन ऑफ द अबव आएगा इसके अंदर ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। जबकि बाकी सेट्स में मैंने देखा था 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 दिया हुआ था, क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने उनके लिए बताया जिनको जो है डिफिकल्ट लगता है करना ये सब मल्टीप्लिकेशन वगैरह। आइडिया देना मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ अपने फुल कोर्स के अंदर, तो बढ़िया से एक बार देख लें। A certain appliance is using 350 watt if it is allowed to run continuously for 24 days. How many kilowatt hours of energy consume? Power, टाइम, यूनिट देखो किलोवाट आवर में पूछा है। 24 डेज, 1 डे इक्वल टू 24 आवर, 24 डेज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर, क्लियर। एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। 350 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 350 को लिख सकते हैं 700 बाय 2। ये ऐसे आसान करवाता हूं मैं बच्चों को। 24 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 700, 24 मल्टीप्लाई बाय 8400, इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 201.6 मिलेगा, इसके अराउंड मिलेगा आंसर। किलोवाट आवर में पूछा ना, तो ये आंसर मिलेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। एन चैनल फैट आर सुपीरियर टू द पी चैनल फैट बिकॉज दे हैव, इसका सिंपली आंसर मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफी डिटेल कंसेप्ट है, वो आज मैं नहीं डिस्कस करूंगा, फिर कभी क्या करूंगा डिस्कस। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन चैनल इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स इन द पी चैनल, इसलिए एन चैनल को प्रेफर किया जाता है पी चैनल के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी ऑसिलेटरी व्हेन, देखो ये ट्रांजिएंट करंट वाला मैं आपके लिए पूरा लेकर आया हूं, देख लो पहले क्वेश्चन क्या है। ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी सर्किट इज ऑसिलेटरी व्हेन, देखो इन सीरीज आरएलसी सर्किट, देखो आरएलसी सर्किट के अंदर हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है लैपलेस फॉर्म में, लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर नहीं पढ़ा तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये मैथ का कंसेप्ट थोड़ा सा इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था नेटवर्क सर्किट के अंदर। तो जब करंट निकालते हैं तो वीएस बाई इस तरह से कुछ इक्वेशन बनती है, ठीक है, एलसी सर्किट के अंदर। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी ना वो इस तरह से बनी, ये नीचे वाली वैल्यू को ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया, कैसे, एल को ले गया इनके नीचे, तो मतलब पूरी इक्वेशन को एल से डिवाइड कर लिया, तो आर बाई एल 1/LC, क्लियर। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो ये जो ओमेगा एन का स्क्वायर की वैल्यू है ना ये 1/LC के बराबर है। देखो एस स्क्वायर सेम 2 जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा एन की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/LC, अंडर रूट करेंगे तो 1/√LC, क्लियर, जो अभी करा था हमने ऊपर। उसके बाद देखो 2 जीटा ओमेगा एन R/L, क्योंकि एस तो हटा देंगे ना, यहां पर एस आएगा, ठीक है,
एस से एस कैंसल, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू आर बाय एल। ओमेगा एन की वैल्यू 1 बाय अंडर रूट एल सी, जीटा निकालना है, 2 जीटा इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे 2 जीटा, जीटा इज इक्वल टू आर बाय 2 अंडर रूट ऑफ सी बाय एल हो जाएगा। क्लियर। ऑसिलेटरी के लिए जो जीटा की वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऑसिलेटरी के लिए जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू उठाकर लेस देन 1 कर दो, कर दी लेस देन 1। अब आर का पूछा था ऑप्शन में, तो आर के अनुसार ये ऊपर जब जाएगी तो एल बाय अंडर रूट सी हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 अंडर रूट एल बाय सी। क्लियर। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा आर, एक मिनट, यहां पर लेस देन आएगा, आर इज लेस देन 2 अंडर रूट एल बाय सी, आर इज लेस देन 2 अंडर रूट एल बाय सी। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। What is the series resistance required to extend 0 से 100 वोल्ट रेंज ऑफ 20,000 ओम पर वोल्ट। देखो ये ओम पर वोल्ट है। सबसे पहले हमने सीरीज रेजिस्टेंस लगाना, तो आर सीरीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो करना कैसे है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। आर सीरीज इज इक्वल टू आर एम मीटर का रेजिस्टेंस इनटू एम माइनस 1, वेयर एम इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज चाहिए हमें मेजर करना है बाद में, और वोल्टेज ऑफ अ मीटर। क्लियर। हम उसी तरह से करेंगे। देखना, क्या वोल्टेज पता है हमें जो मेजर करना बिल्कुल पता है, 1000 है। ठीक है, मीटर का वोल्टेज कितना है, 100 है। क्लियर। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, 10 एम की वैल्यू। क्या रेजिस्टेंस पता था हमें मीटर का, पता कर सकते हैं। यूनिट देखो ओम पर वोल्ट है, अगर हम इसको वोल्ट से मेजर कर दें तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल होकर हमारे पास ओम आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस आ जाएगा। किससे करेंगे, बट मीटर के वोल्टेज से करेंगे ना, इससे नहीं करना, मीटर के वोल्टेज से करना है। तो 20,000 ओम अगर 1 वोल्ट में है तो 100 वोल्ट में कितने होंगे, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, यूनिट कैंसिल होगी, ये हो गया ओम। ठीक है, अब इसके 3 जीरो में लेकर इसको साइड कर देता हूं, तो ये आ गया 2000 किलो ओम। 2000 किलो ओम को किलो ओम बना दिया। ठीक है, तो ये 2000 किलो ओम, एम माइनस 1 10 माइनस 1 हो गया, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2000 किलो ओम, 18,000 किलो ओम। अच्छा ये 3 जीरो और ले लो, तो ये इसकी भी 3 जीरो थी, इसकी भी 3 जीरो, तो ये बन गया 18 मेगा ओम। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ऑप्टिकल फाइबर बाय विच मैकेनिज्म। देखो ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर की केबल है। ठीक है, उसके अंदर हमने लाइट दी, क्या यहाँ पर लाइट दी, तो ये लाइट जो ट्रेवल करेगी वो इससे लगती हुई जाएगी, ऐसे करके फिर ट्रेवल करेगी। ठीक है, इस तरह से लाइट ट्रेवल करेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल जो लाइट ट्रेवल कैसे करेगी, बाउंस करते हुए जाएगी ना, फाइबर की वॉल से बाउंस करती हुई जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फटाफट से। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। 60 वोल्ट इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब इज कनेक्टेड टू द 240 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द करंट इन द बल्ब एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। इसके अंदर सिर्फ आप रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेते ना, सफिशिएंट था। कैसे, पावर इज इक्वल टू वी आई, या फिर करंट मेजर कर लेते। पावर दी हुई है 60, वोल्टेज दिया हुआ है 240, आई इज इक्वल टू 60 बाई 240, 1/4 0.25। ठीक है, तो ये आ गया 0.25 करंट। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा, पावर 60 1/4 इंटू 1/4 आर, 1/4 ही तो है। आर की वैल्यू होगी 60 इंटू 4 4 जा 16, 960 ओम। कुछ भी नहीं था, पहला ऑप्शन सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कई बच्चों को डाउट होगा बी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं करते। देखो हमेशा एक चीज को लेकर चलना है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होगा ना तो आई स्क्वायर आर वाला लगाना है, अगर पैरेलल में हो तो वी स्क्वायर बाय आर लगाना। ठीक है, निकल तो उससे भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइंड द करंट आई
इन द सर्किट। कैसे करोगे? लेट्स सी कि इसमें हमने कुछ करा हुआ, देखे सॉल्व करा हो तो। नहीं, ये वाला नहीं है क्वेश्चन, चलो बता देता हूँ। सबसे पहले ना इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। 3 + 2 5, 5 पैरेलल विद 5, ये ऐसे करके कुछ आ जाएगा 5 ओम। 5 पैरेलल विद 5 2.5, ठीक है। 5 पैरेलल विद 5 2.5, 2.5 इसके सीरीज में चला जाएगा। सीरीज में क्या? सीरीज में ऐड होगा 2.5 + 1.5 4 ओम। अब ये 4 ओम इसके पैरेलल में आ जाएगा। 4 × 6 / 10 2.4, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में आ गए ना, ये 4 ओम ये पैरेलल में आ गए, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बना? 2.4। 2.4 इसके सीरीज में चला जाएगा 1.6 के, तो ये हो जाएगा 4। मतलब जो इस वोल्टेज को सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 4 ओम का। क्लियर? दोबारा से बताता हूं। 2 और ये 3 सीरीज में है, तो ये हो गया 5। 5 इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, हो जाएगा 5 × 5 / 10, पैरेलल कॉम्बिनेशन 2.5, आधा कर दिया करो। 2.5 इसके साथ सीरीज में आकर हो जाएगा 4। 4 इसके साथ 6 में पैरेलल में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 4 / 10 2.4। 2.4 फिर से इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो जो करंट सोर्स से निकलेगा V/R के अनुसार 24 / 4 = 6 एम्पेयर। मतलब करंट यहां से निकलने वाला है 6 एम्पेयर, सोर्स से 6 एम्पेयर। क्लियर? चलो, 6 एम्पेयर का करंट निकला। अब बच्चे बोलेंगे सर हमने तो ये निकालना, आगे करते हैं, आगे क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना था? ये 6 एम्पेयर का करंट आया, इधर 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा। अगर हमको इधर मिल जाए ना कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा, तो हम करंट डिवीजन रूल से इस ब्रांच से लीव करने वाला करंट निकाल लेंगे। यहां पर करंट कितना आएगा, कैसे? अगर हम ये निकाल पाएंगे तो ये वाली चीज, तो यही सर्किट है ना। 3 + 2 5, 5 पैरेलल विद 5 2.5, 2.5 + 1.5 4 ही तो था ये, अभी तो हमने निकाला था। अब इस ब्रांच में करंट कैसे जाएगा भाई? करंट डिवीजन रूल। कैसे? करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि इसके ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस को ऊपर रखो और नीचे दोनों का सम रखो, 6 + 4 10, और एक्चुअल जो ब्रांच से करंट आ रहा है उसको करो मल्टीप्लाई 3.6, 36 / 10। मतलब इसके अंदर आने वाला करंट होगा 3.6 एम्पेयर। क्लियर? चलो ठीक है, यहां आया 3.6 एम्पेयर, मैंने यही तो बोला था, यहां आया 3.6 एम्पेयर। अब हमें ये निकालना है, तो ये टोटल ब्रांच कितनी है? 5 ओम। ये कितनी है? 5 ओम, ठीक है। इस ब्रांच में जाने वाला करंट क्या है? कैसे निकालेंगे? ऑपोजिट साइड का रेजिस्टेंस, ऑपोजिट ये रेजिस्टेंस ऊपर, नीचे दोनों का सम, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल ब्रांच में जो करंट आ रहा है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.6, 1.8 एम्पेयर। यही तो निकालना था। यहां पर कितना आ रहा है? आई 1.8 एम्पेयर। वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। फॉर अ ब्रिज नेटवर्क, डिटरमाइन द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस। मतलब इसके अंदर पूछ रहा है वो, इसके अंदर करंट कितना ट्रैवल करेगा। देखो अगर बच्चों को लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता। 2 × 3 6 हुआ, 11 × 14 कुछ और ही हुआ। तो जब ये और ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होकर इन दोनों रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आते, तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता, तब 32 ओम ओपन होता। बट ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके अंदर लेंथी मेथड से निकालना ही पड़ेगा। कैसे? चलो मैं बताता हूं। देखो मैंने इसको सॉल्व कर रखा ऑलरेडी आपके लिए। अब इसके ऊपर फोकस करना, वरना समझ नहीं आएगा यार। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेंगे। 54 वोल्ट का लगा, ये चलेगा? चलो ब्लैक वाले नहीं लेते। 54 वोल्ट लगा है, ठीक है। यहां से करंट निकला 8 एम्पेयर का, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैंने मान लिया ये यहां इस ब्रांच में टोटल करंट आ रहा था आई, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर डिवाइड हो गया करंट I1 में। अगर ये I1 है तो ये टोटल में से I1 को माइनस करके इस ब्रांच में जाएगा, मतलब I - I1 इस ब्रांच में जाएगा, ऐसे ही बोलूंगा।
ठीक है सर, आपने इसको I2 क्यों नहीं लिया? अगर I2 लेता तो वेरिएबल बढ़ जाते 2, मैंने वेरिएबल रखना था 1, मतलब जो कि मेरे को पता ही नहीं है। I1 मेरे को नहीं पता, बट ये चीज अगर मेरे को I1 पता लग गया तो टोटल में से I1 माइनस करके इस ब्रांच का करंट पता लग जाएगा, इसलिए मैंने एक ही वेरिएबल रखा। ठीक है, अब ये I1 इस पॉइंट पे आके फिर से आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको मैं ले लेता हूं I2, इसको ले लिया। अगर ये I1 में से I2 इधर चला गया तो बाकी का करंट इस ब्रांच में जाएगा, जिसको हम बोलेंगे I1 माइनस I2। ठीक है, सिमिलरली ये इस पॉइंट पर आकर I2 इधर आ रहा था, I2 इस पॉइंट पर आ रहा था। अब ये ब्रांच पे ये I माइनस I1 था, यहां से I2 आ रहा था, तो टोटल करंट ये दोनों मिलकर नीचे को ही तो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस I2। क्लियर? और इस पॉइंट पर आकर I माइनस I2 प्लस I माइनस I1 प्लस I2 मिलकर टोटल फिर से वही करंट आ जाएगा जो इन दोनों ब्रांच के अंदर गया था, दैट इज I। क्लियर? चलो अब इसको समझते हैं। मैंने क्या करा, इसके अंदर लगा दिया लूप, यहां से लेकर यहां ऐसे करके घुमा के यहां ले आया। ठीक है, कैसे? देखो यहां से गया तो -54 वोल्ट प्लस आगे आगे गया गया गया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, केवीएल लगाया ना, 2 मल्टीप्लाई बाय I1। क्लियर? यहां से घूमकर वापस आया तो 11 मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। यहां से मेरी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर? अब हम दूसरी इक्वेशन के ऊपर आते हैं। कैसे? देखो दूसरी इक्वेशन मैंने बड़े चालाकी से लगानी पड़ती है। देखो कैसे लगाई दूसरी इक्वेशन, इसके अंदर लूप घुमा दिया, इसके अंदर लूप घुमा दिया। कैसे घुमाया? देखो जब I1 करंट इस रेजिस्टेंस में एंटर कर रहा था तो पॉजिटिव यहां आएगा, नेगेटिव यहां। सिमिलरली I2 इसके अंदर एंटर कर रहा था तो पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां। इसके अंदर I1 इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा था, जहां से एंटर करता पॉजिटिव वहां, नेगेटिव दूसरी साइड। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेजेस आगे। अब देखो मैंने यहां से लगाया, उल्टा लगाया मैंने इसको, नहीं, एक मिनट, इस डायरेक्शन में नहीं, मैंने दूसरे डायरेक्शन में लगाया। आप उस डायरेक्शन में भी लगा सकते थे, मैंने इस तरह से लगाया, इस तरह से घूमकर वापस ले गया। जहां से स्टार्ट करता हूं मैं पहले उसका नीचे वाला वोल्टेज लेना होता है, 2I1। क्लियर? उसके बाद यहां घूमकर आए तो प्लस का दिखा, +32 मल्टीप्लाई बाय I2। घूमकर उधर गए तो -14 मल्टीप्लाई बाय I माइनस I1। उससे मेरे को इक्वल टू 0 करके इक्वेशन मिल गई इस तरह से कुछ। ठीक है, ये वाली I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन बन गई। एक मेरे पास ये इक्वेशन है, एक मेरे पास ये है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास पहली इक्वेशन में भी वही 2 वेरिएबल थे और दूसरी इक्वेशन में भी वही 2 वेरिएबल थे, तो मेरे लिए इजी हो गया सॉल्व करना। क्लियर? तो उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को इस तरह से लिखा। दोनों इक्वेशनों में से एक को वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसको पहली इक्वेशन के वेरिएबल के साथ इक्वली बनाना पड़ेगा। तो मैंने पहली इक्वेशन में 13I1 था, दूसरी में इकल्ला I1 था, तो इसको मैंने 13 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज मेरे सामने है। दूसरी इक्वेशन होगी 13I1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, 13 इंटू 7 91। दोनों इक्वेशनों को माइनस क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैंने 13I1 से 13I1 कैंसिल करना था। खत्म। -11I2 -26I2, -11I2 -26I2 कितना बना? ऐड ही होंगे, माइनस ऑफ 37I2। सिमिलरली 54 माइनस 91 माइनस ऑफ 37। यहां से I2 की वैल्यू आ गई 1। अब I2 की वैल्यू जो 1 है वो किसी भी इन दोनों इक्वेशनों में से पुट कर दो। मैंने पहली में कर दी 13I1 माइनस 11I2 में, I2 की वैल्यू पुट कर दी 1, तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? I1 की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर। क्लियर? अब देखना है कि हमने 3 ओम में निकालना था, 3 ओम में निकालना था, तो 3 ओम में चलते 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 ऊपर ये रहा 3 ओम। ठीक है, 3 ओम में जो करंट आ रहा था वो कितना आ रहा था? I माइनस I1। I कितना है? 8। I1 कितना निकाला था हमने? 5। और I2 कितना निकाला था? 1। तो ये हो गया 3 + 1 4। क्लियर? समझ आ गई? और ये निकाला भी हुआ, देखो ये रहा। क्लियर? समझ आ गई? चलो तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारा 4 एम्पेयर। क्लियर? बड़े आसान तरीके से समझाया यार। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ऐसा कोई नहीं समझाता है अपने पूरे यहां पर, कोई नहीं है ऐसा जो इतने क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग दे पाएगा। बेसिक से उठाता हूं मैं बच्चों को, मेरे को पता है आजकल के बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों को नहीं समझ आती है। टीचर्स तो फटाफट समझा देता है, बट बच्चों को नहीं समझ आती है। 2 साल पूरा गवर्नमेंट कॉलेज में काम किया, पूरा पता है कि बच्चों को कहां से समझ आती है कहां से नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस RL।
shows in the given figure such that the maximum power dissipation at the determine the value of the power। अच्छा, उसने बोला है लोड रेजिस्टेंस आरएल की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है मैंने एक वीटीएच का सारा लिया था, ये वीटीएच, ये आरटीएच और ये आरएल। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आरटीएच शुड बी इक्वल टू आरएल। क्लियर? तो हमने वही करना है। इसके अंदर से थोड़ी सी चालाकी करेंगे। कैसे? क्योंकि सारे देखो रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग दे रखे हैं। सारे रेजिस्टेंस हमें अलग अलग दे रखे थे, सिर्फ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लो, सब कुछ आ जाएगा। कैसे करोगे? जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पावर निकालनी होती पहले तो उसको हटा दो, वहां से हटा दिया, इसके अक्रॉस वीटीएच निकालो और यहीं से देखते हुए आरटीएच भी निकालो। तो हम आरटीएच निकालेंगे। आरटीएच निकालने के लिए सभी इंडिपेंडेंट सोर्स को हटाना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स सारे शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, करंट सोर्स सारे ओपन हो जाएंगे। तो अब हमें जब यहां से देख रहे थे तो हमें देखने को मिल रहा था 12 ओम और 3 ओम पैरेलल थे, तो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 4 ओम का। ठीक है, 4 ओम का कॉम्बिनेशन आएगा। क्लियर हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई इतनी चीज? चलो अब देखो ये 4 ओम का यहां पर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ये 48 ओम नहीं होना चाहिए था, 4 ओम है, बाय मिस्टेक है इनका, 4 ओम आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था? एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलती कर रखी है। हाँ, ये 3 5 15 और 12/5 2.4 ओम। ठीक है, तो ये एक ही ऑप्शन में था 2.4, क्योंकि आरटीएच हमने निकाली और आरटीएच आरएल के बराबर होना चाहिए था, तो आरएल की वैल्यू 2.4 ओम ही होगी। यही यहीं से आंसर आ जाना था। अगर आपने पावर निकालना था तो पावर होता है वीटीएच का स्क्वायर बाय 4 आरएल। क्लियर? वोल्टेज आप टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज निकालते, पहले वीटीएच निकालते हैं यहां से। कैसे निकालते? वीटीएच बाई 12 प्लस वीटीएच माइनस 15/3 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम आता 12, तो ये आ जाता 1 वीटीएच प्लस 4 वीटीएच माइनस 15 इक्वल टू 0। 5 वीटीएच माइनस 15 इक्वल टू 0, तो वीटीएच की वैल्यू यहां से आ जाती 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.4, तो ये आ जाता 15। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा, अच्छा एक मिनट, 60 आना था ना, 15 4 जा 60, तो ये आ जाना था 60 0, और ये 60/5 12 आना था ना, 12, तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और ये वैल्यू आ जानी थी 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द आई इन द सर्किट। देखो ये जो आई निकालना था, इसके लिए हम सर्किट को मॉडिफाई करते, 16 वोल्ट 6 ओम और नॉर्टन वाला लग रहा है, ये नॉर्टन पैरेलल विद रेजिस्टेंस, तो इसको हम थेवेनिन बना लेते। थेवेनिन बनाते। ठीक है, एक मिनट, ये 16, ये हमारा आ गया वोल्टेज 4 2 जा 8 वोल्टेज, और ये रेजिस्टेंस 2 ओम का एज इट इज, नॉर्टन को थेवेनिन में कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कैसे। ठीक है, ये आ गया 12 और यहाँ से, तो इसके अंदर लूप लगाएंगे -16, क्योंकि ये आई इसके ब्रांच के अंदर से निकल के आ रहा, तो यहाँ पर भी आई होगा। -16 प्लस 6i प्लस 8, ये आ गया प्लस 8 10i प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा
इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 16i इज इक्वल टू 20 माइनस 16, ये हो गया 4 माइनस 4, आई इज इक्वल टू, ठीक है ये ठीक है ना 16i ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 4/16, 1/4 0.25, ठीक है। तो 0.25 की वैल्यू आएगी। क्लियर, -4/16 -0.25 आएगी, माइनस दिया नहीं हुआ तो यहाँ पर 0.25 की ही वैल्यू आएगी। तो 0.25 एम्पेयर की वैल्यू आएगी। क्लियर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फेस एंगल। चलो ये तो मैंने आपको पहले में भी करवाया हुआ था कि कॉस को पहले साइन में चेंज करेंगे। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए आपको पहले 270 प्लस करना पड़ेगा, माइनस कॉस को प्लस साइन में चेंज करना, क्योंकि ये माइनस भी है ना, तो माइनस कॉस को प्लस साइन में चेंज करने के लिए ये आ जाएगा 270 प्लस करते होते हैं, तो ओमेगा टी प्लस 270 प्लस 50। ये आप पिछले प्रीवियस पीपीएससी के पिछले पेपर में देख लेना अगर आपने नहीं देखा हुआ तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 320। क्लियर, नीचे वाला है 12 साइन ओमेगा टी -10, तो इसको लिख सकते हैं -10 को क्या लिखते हैं 360 में से -10 कर दो 350 आ गया, प्लस का 350 लिख सकता हूं, तो दोनों के बीच का एंगल 30 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आएगा। तो ये आपको पिछले प्रीवियस में वीडियो देख लेना, पीपीएससी का जो पहला पेपर करवाया था जो कि 19 दिसंबर में हुआ था, वो आप देख लेना, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द अपर हाफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अपर हाफ फ्रीक्वेंसी पे आपको डिटरमाइन करना था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। देखो रेजोनेंस वाला कंडीशन थी, ये करंट का ग्राफ करवाया था मैंने फुल कोर्स के अंदर। जिन बच्चों ने किया हुआ वो करंट का ग्राफ उन्हें पता होगा। ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है कब, एफ नॉट पर, एफ नॉट मतलब आर पर, ठीक है। और यहां पर F1 और यहां पर F2, या ओमेगा 1 ओमेगा 2 भी लिख सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसको बोलते हैं अपर हाफ फ्रीक्वेंसी यहां पर, और ये ठीक है, एक अपर हाफ फ्रीक्वेंसी एक लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, दोनों पर जो यहां पर वैल्यू होगी वो होगी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। क्लियर, अब मैक्सिमम वैल्यू अगर करंट की पता लग जाए तो हम मैक्सिमम को डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसने एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, ये वाला एम्पलीट्यूड इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ये पूरी लाइन को एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द अपर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आई एम निकालना पड़ेगा। आई एम है क्या, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट हमें मिलता कब है, जब हमारा राजा रेजिस्टेंस होगा, पूरे सर्किट में राजा कौन सा होगा, रेजिस्टेंस होगा, ना ही इंडक्टेंस होगा ना ही कैपेसिटर होगा, सिर्फ राजा होगा रेजिस्टेंस, डेट मींस V/R। ये मैंने राजा वाला सब कुछ केस बताया हुआ है। तो 20 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू Vm, Vm साइन ओमेगा टी होता है, Vm की वैल्यू कितनी है 20, R कितना है 2, तो ये आ गया 10। और अब यहां पर निकालना है तो 10/√2 7.07। क्लियर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिन बच्चों को नहीं पता लग रहा वो प्लीज पढ़ लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आने वाली न्यू वैकेंसी में अगर आप चाहते हो कि हमारा नंबर आए तो पढ़ लो। देखो, a 25 किलोवाट 125 सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, द आर्मेचर रेजिस्टेंस। अच्छा, ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है विद अ फील्ड करंट मेंटेन एट द कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, आरए दिया हुआ है हमें 0.02 ओम, with a field current maintain constant at the dead value that produce a terminal voltage of 125 volt at the speed of, स्पीड कितनी दे रखी है 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट यही एक मतलब होता है। उसके बाद वो बोल रहा है मशीन ऑपरेट कर रही है एज अ मोटर विद टर्मिनल वोल्टेज ऑफ। अच्छा, जब मोटर की तरह ऑपरेट कर रही थी तो टर्मिनल वोल्टेज थी 123, और टर्मिनल की जो पावर थी, पीटी की जो पावर थी 21.9 किलोवोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनल की पावर दी हुई है तो टर्मिनल का ही हम करंट निकाल लेते हैं, वीटी आईए होगा मोटर का, तो यहां से आईए की वैल्यू हो जाएगी पीटी बाय वीटी। 21.9 किलोवोल्ट है तो इसको वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 123। ठीक है, और इसको 123 को कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी
या आप एक बारी करके देख लेना, या मैं डायरेक्टली करके दिखा दूं। 1 मिनट रुको, वेट करो फिर। 1 मिनट, बस 1 मिनट, कैलकुलेटर पिक कर लूं। ठीक है, ये आएगी 1 मिनट, 21,900 डिवाइडेड बाय 123, ये आएगी 178, 178। क्लियर, 178 अप्रॉक्स आ रही है। ठीक है, तो यहां से मैं ई बी निकालूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या लिखना है। उसने जो स्पीड ऑफ अ मोटर पूछा है, तो NS1/NS2 इक्वल टू EB1/EB2। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा डिटेल में चाहिए कि क्यों ऐसे करा, तो फुल कोर्स में आइए। ठीक है, NS1 की वैल्यू क्या है 3000, NS2 हमें निकालना है, EB1 हमें निकालना है, और EB1 हमें दिया हुआ है। देखो, ये जब जब सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन थी ना, उसने बोला था 125, ये EB1 ही होता है। EB2 हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो, EB2 की वैल्यू है, जब मोटर की तरह ऑपरेट कर रही थी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 123 माइनस हमने निकाला 178 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर का रेजिस्टेंस वही रहेगा, तो ये आ जाएगा 178 को जब 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.56, उसके अंदर से 123 को माइनस करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 119.4। क्लियर, तो ये 119.4। अब यहाँ पर NS2 की वैल्यू निकाल लोगे, NS2 इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 119.4 डिवाइडेड बाय 125, तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 2766। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वीडियो को पॉज करके देख लेना। 43, a magnetic pole face has a rectangular section having a dimension of 200 mm multiplied by 1000 mm. If the total flux emerging from the pole is 150 mu Weber, 150 into 10 raised to power minus 6 Weber। क्लियर, उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी पूछी है, BM की वैल्यू तुम्हें पता होगी 5/A होती है। एरिया, एरिया कितना है, देखो, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था जिसका डायमेंशन 200 और 100 थी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू एरिया, पता है ना रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 20,000। पर ये मिलीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो 20,000 मिलीमीटर को जब मीटर में लाएंगे तो 10 रेज टू पावर -6 हो जाएगी। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 मीटर, और मिलीमीटर का स्क्वायर है तो 10 रेज टू पावर -6 मीटर का स्क्वायर हो गया। अब इसको यहां रख दो, 20,000। क्लियर, इसको आप सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा इसका आंसर, सॉल्व करके बताओ फटाफट से। फाइव इज इक्वल टू बी बाई ए, और सॉरी, बी इज इक्वल टू 5/A। फ्लक्स हमें पता है 150 म्यू वेबर है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, देखो ये 150/20 कर लो, क्योंकि ये 1000 10 रेज टू पावर -3 कर लो, क्योंकि मिली टेस्ला में है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला होता है। क्लियर, अब ये मिली टेस्ला है तो इसको इस तरह से करेंगे, 7.5 M टेस्ला। क्लियर, तो ये आ जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 44, कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल ऑफ अ इंडक्टेंस 12H बाय कैरिंग अ करंट एट द रेट ऑफ LdI/dt से आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48 वोल्ट। क्लियर, चलो, अब ये -48 क्यों आया है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसका ध्यान रखना, उनकी मिस्टेक थी। अब 1 मिली एम्पियर मूवमेंट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ 0 से 100 मिली एम्पियर एम मीटर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड। तो ये भी फिर से आपको आता ही होगा, RSH इज इक्वल टू RM डिवाइडेड बाय M-1। M की वैल्यू I/IM, जो हमने करंट मेजर करना है, कितना करंट मेजर करना है बाद में, 100 मिली एम्पियर, पहले कितना था 1 मिली एम्पियर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100। RM रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ था, मीटर का रेजिस्टेंस 100, 100 बाय 100 माइनस 1, 100 डिवाइडेड बाय 99, तो 1.01 ओम। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे फटाफट से। सेमीकंडक्टर गेज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ इतना एंड अ गेज फैक्टर ऑफ -133 सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ 15 माइक्रोन, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द गेज। चलो देखो, गेज फैक्टर क्या होता है? गेज फैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन हमें दिया हुआ 500 माइक्रोन। 500 माइक्रोन का मतलब क्या है? 500 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोन की वैल्यू ये होती है। क्लियर? अब देखो गेज फैक्टर हमें कितना दे रखा है? 1000 ओ -133, मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 10⁻⁻6 से। क्लियर? ये आ जाएगी हमारी डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आएगी? चलो मैं इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 133 मल्टीप्लाई बाय 5 665, और ये 2 जीरो उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ये 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, ये डेल्टा आर होगी। डेल्टा आर क्या होता है? रेजिस्टेंस 1 माइनस रेजिस्टेंस 2। क्लियर? ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ -66.5। 66.5, एक जीरो इसकी ले ली ना मैंने, एक जीरो ले ली, तो ये हो गया -10⁻⁻3, तो ये हो गया 66.5। सही है कि नहीं? जल्दी से बताओ। एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो। कहाँ कहाँ गलती हुई है? एक मिनट। कहीं गलती हुई है, देखो चेक करो एक बार। तो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी, हमें दिया हुआ है गेज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ R2 की वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस डेल्टा आर। ठीक है, R1 दे रखा है हमें 1000 माइनस ऑफ माइनस, ये आ जाएगा 66.5। 66.5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 66.5, 1066.5। ठीक है, 1066.5, तो ये आएगा आंसर इसका। अब इसको एक बार चेक कर लेना, कहीं कोई गलती तो नहीं है। एक बारी इसको चेक कर लेना। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 500 डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, ये 66 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, हाँ ठीक है, डेल्टा आर बाय आर। डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू यहाँ से मैंने निकाली थी 66.5 माइनस ऑफ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। तो डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? -66.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू आर। आर की वैल्यू 1000 थी। ठीक है, हो गया 66.5 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1000, ये आ जाएगा -66.5। 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके कैंसिल हो जाएगा ना, तो 66.5 आएगा, तो ये आ जाएगा 1066.5। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अ ट्रांसड्यूसर हैज अ आउटपुट इंपेडेंस ऑफ 1 ओम एंड अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम, इट बिहेव एज अ। चलो इसके अंदर मैं आपको दो सिचुएशन बता देता हूं। इफ द आउटपुट इंपेडेंस, इफ द आउटपुट इंपेडेंस, ये नोट कर लेना, इफ द आउटपुट इंपेडेंस इज लो एज कंपेयर टू द फॉरवर्ड इंपेडेंस, फॉरवर्ड मतलब लोड का मान लो, फॉरवर्ड इंपेडेंस, देन इट एक्ट एज अ, देन ट्रांसड्यूसर act as a voltage source. Clear? If the output impedance is lower than the forward impedance, lower than the forward, then it act as a current source. ठीक है, अब देखो आउटपुट इंपिडेंस 1 ओम है,
और लोड की 1 किलो ओम है, तो आउटपुट कम ही हुई ना फॉरवर्ड से, तो डेट मीन्स इट एक्ट एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर? चलो अब ये शुरू हो चुके हैं मैकेनिकल का पार्ट, अब ये मैकेनिकल का पार्ट शुरू हो चुका है। मैकेनिकल का पार्ट शुरू हो चुका है। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये मैंने पूरा आपको पेपर इलेक्ट्रिकल का सॉल्व करवा दिया। अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर करना। यार इतना एफर्ट लग के वीडियो बनाई है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगर आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे तो ऐसे ही मैं वीडियोस को आगे लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब और जो भी मेरे क्वेश्चन को पेंडिंग रखा था ना पीपीएससी के पेपर 1 में, 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग थे, वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा वो क्वेश्चन। मतलब उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर, सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस की स्पेशल वीडियो बनाकर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।